गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं क्लास 7th का सेकंड चैप्टर दादी माँ समझाने जा रही हूँ, जो शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। इस चैप्टर में बताया है कि लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया। मतलब इसमें जो लेखक है शिव प्रसाद सिंह, वो अपनी दादी माँ के बारे में बता रहे हैं कि वो कितनी दयालु थीं और उनके अच्छे स्वभाव के कारण वे घर और बाहर दोनों जगह के लोगों को प्रिय भी थी। मतलब उनका नेचर बहुत अच्छा था, जिसके कारण लोग उन्हें प्यार करते थे। लेखक की उम्र 20 साल से ज़्यादा होने पर भी जरा सी कठिनाई पड़ते ही वह उदास हो जाता। अगर जरा सा वो बीमार हो जाता या जरा सी कोई परेशानी हो जाती तो लेखक था वो उदास हो जाता था। ना चाहते हुए भी ऐसे समय में उसके सामने दादी माँ की शीतल छाया नाच उठती। जब उसकी दादी माँ उसे प्रेम करती तो उसे ऐसा लगता जैसे दादी माँ की शीतल छाया उसके ऊपर है। उसे लगता कि कुंवार के महीने में तालाब के बदबूदार पानी में बच्चे और पूरे शौक से नहा रहे हैं। वो ऐसे महसूस करता कि कुंवार का महीना है और तालाब के बदबूदार पानी में बच्चे उसमें खूब बड़े शौक से नहा रहे हैं। लेखक भी 1-2 बार नहाया था, पर बीमार पड़ गया और उसका बुखार रात 12 बजे के बाद ही उतर सका। उसको बुखार आ गया और वो 12 बजे के बाद ही उसका बुखार उतरा। बीमार लेखक दिन में चादर ओढ़कर सोया था। यानी कि लेखक बीमार हो गया था और उसको दिन में ठंड लग रही थी, जिसके कारण उसने चादर को ओढ़ लिया था। उसी समय उसकी दादी माँ उस झाग वाले पानी में नहा कर आई थी। उसी टाइम उसकी जो दादी माँ थी वो भी उसी बदबूदार पानी में नहा कर आई थी। सन से सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था। उसके सारे बाल थे वो सफ़ेद थे, बिल्कुल सन की तरह, सूरज की तरह सफ़ेद थे और उन बालों से उसके पानी टपक रहा था। आते ही सर पेट छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। और जैसे ही उसने छू के देखा लेखक को कि उसका पेट छुआ, माथा छुआ और किसी चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। दिन रात चारपाई के पास बैठी, कभी हाथ पैर सहलाती तो कभी दालचीनी का लेप करती। यानी कि दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठती, उसके हाथ पैरों को मलती, कहीं सिर में हाथ फेरती और कहीं उसको दालचीनी का लेप लगाती और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने की सलाह देती। उन्हें गवाई 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। यानी कि उन्हें मुँह जवानी कंठस्थ दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई भी बीमार होता दादी माँ सबसे पहले पहुंचती। अगर कोई बीमार हो जाता तो सबसे पहले दादी माँ को ही बुलाया जाता। वही हाथ माथा छूना तथा भूत से लेकर मलेरिया, मूर्छा, निमोनिया आदि का विश्वास पूर्वक अनुमान लगाती। जब वो उसको छू के देखती तो वो अनुमान लगा लेती कि इसको किस प्रकार की बीमारी है। बीमारी में साफ सफाई का भी ध्यान रखती। तकिए का गिलाफ अगर नहीं बदला हो तो वो पागल सी हो जाती, उन्हें बहुत गुस्सा आता। एक दिन दोपहर में दादी माँ रामी की चाची धन्नो पर खूब बिगड़ रही थी, बहुत गुस्सा हो रही थी उससे। मैं सूद के सारे पैसे वापस करने की बात कह रही थी कि तुम मेरे सारे पैसे वापस कर दो, ब्याज समेत। धन्नो पैसे फसल पर वापस करने की बात कह रही थी। वो ये कह रही थी कि जैसे ही फसल आएगी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। धन्नो ने लड़की की शादी और उसके निस्तार का वास्ता देकर दादी माँ के पैर छूना चाहा। मतलब उन्होंने अपनी लड़की की शादी और अभी पैसों की ज़रूरत है ऐसा बताकर दादी माँ के पैर छूना चाहा, पर दादी माँ ने कह कर टाल दिया कि मैं अभी नहा कर आई हूँ। लेखक ने कहा, दादी यह बात बाद में पैसे दे देगी। इस घटना में कई दिन बाद एक दिन धन्नो दादी को आशीर्वाद देती जा रही थी। एक दिन धन्नो वहाँ से निकली और दादी को आशीर्वाद देती जा रही थी। तब लेखक ने उससे मुलाकात हो गई और लेखक ने उससे कहा कि उस दिन तो तुम दादी तुम्हें डांट रही थी, फिर तुम्हें उन्हें आशीर्वाद क्यों दे रही हो? तो धन्नो बोली, बेटा वह तो देवता है, उन्होंने पीछे के सभी रुपए माफ़ करते हुए बेटी की शादी के लिए 10 रुपये और भी दिए हैं। उन्होंने पिछला पूरा पैसा माफ़ कर दिया और मेरी बेटी की शादी के लिए उन्होंने 10 रुपये और भी ज़्यादा दिया है। विवाह की रात में जब बारात चली जाती है तो औरतें रात भर जाग कर नाटक करती हैं। जब शादी होती है किसी के घर में और जब सारे लोग बारात में चले जाते हैं तो जो घर की औरतें होती हैं वो नाटक करती हैं, रात जगा करती हैं, रात भर जगती हैं, जिसमें शादी से लेकर बच्चे के जन्म तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। इसमें सभी पाठ महिलाएं ही करती हैं। यानी कि सारे अभिनय, ये सारे नाटक महिलाएं ही निभाती हैं।
बीमार होने के कारण लेखक बारात में ना जा सका। दादी ने घर में ही लेखक को सुला दिया और यह बात अन्य औरतों को पता नहीं थी, और ये बात किसी और को पता नहीं थी कि लेखक घर में सो रहा है। अभिनय में भाभी की बात पर लेखक की हंसी छूट गई। जब नाटक में भाभी की बात आई तो लेखक को बहुत तेज हंसी आ गई और उसका सारा रहस्य खुल गया। तब दादी ने लेखक का बचाव किया था। दादी की शरण में जाते ही बच्चों को अभयदान मिल जाता। अभयदान यानी कि क्षमा मिल जाती। दादी को जीवन का गहरा अनुभव था। दादाजी की मृत्यु के बाद यह संसार उन्हें झूठा मालूम होता था। उन्हें असली नकली और शुभचिंतकों की पहचान हो गई थी। उन्हें इतने सालों का तजुर्बा हो गया था जिससे वो असली नकली और अपने शुभचिंतकों की पहचान कर पाती थीं। दादाजी की श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की थी। यानी कि दादाजी का जब श्राद्ध हुआ था तब लेखक के पिताजी ने बहुत सारी संपत्ति यानी दान दी थी। दादी अकेली होने के कारण उदास रहने लगी। जब दादाजी चले गए तो दादी अकेली पड़ गईं और उदास रहने लगीं। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ में बिताने लगीं। एक सुबह पिताजी और किशन भैया उदास बैठे थे। दोनों लोग, पिताजी और किशन भैया दोनों उदास बैठे थे। अब रुपए कोई उधार देता ना था। अब उन लोगों को रुपए भी कोई उधार नहीं दे रहा था। कुछ लोगों के पिछले पैसे भी बाकी थे, कुछ लोगों के पिछले पैसे भी देना बाकी थे। वे रोने जैसे हो गए, उनका मुंह रोने जैसा बन गया। तभी दादी उनका माथा सहलाते हुए बोली, अभी तो मैं हूँ ही। मतलब अपने बच्चों को हिम्मत बंधाते हुए दादी ने बोला कि अभी तो मैं हूँ ही। यह कहकर उन्होंने दादाजी के दिए हुए कंगन निकाले और देते हुए कहा, पुराने लोग सब आगा पीछा सोच लेते थे बेटा। यानी कि दादाजी ने जो दादी को कंगन दिए थे वो कंगन देते हुए दादी ने बोला अपने बच्चों से कि मतलब जो पुराने लोग थे वो आगे पीछे की सब सोच कर ये सारी चीज़ें लिया करते थे। किशन भैया का पत्र लिए हुए लेखक का हाथ काँप रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।